इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के एफपीओ दैट इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के बारे में। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम यस बैंक के बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही उन सारे फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे कि क्या आपको यस बैंक के एफपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। चलो तो इसे डिटेल में समझते हैं। यस बैंक 15, 16 और 17 जुलाई को अपना एफपीओ दैट इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ला रही है, जिसके जरिए वो 15,000 करोड़ रुपए रेज कर रही है। इंडिया में अब तक का ये सबसे बड़ा एफपीओ है जिसमें इतनी बड़ी अमाउंट रेज की जा रही है। तो शुरुआत में समझते हैं कि ये एफपीओ क्या होता है। जब भी कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट से पैसा उठाती है, यानी पब्लिक से पैसा उठाती है, तो उसे आईपीओ दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। आईपीओ के बाद वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है। नाउ अगेन उस कंपनी को अगर पब्लिक से पैसा रेज करना है तो उस प्रोसेस को हम एफपीओ दैट इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं। तो सिंपल भाषा में बात करें तो जो कंपनी ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है वो दोबारा अगर लोगों से पैसा रेज करती है तो उस प्रोसेस को एफपीओ कहते हैं। इस एफपीओ की प्राइस रेंज यस बैंक ने 12 से 13 रुपए पर शेयर रखी है। वही अगर कंपनी की करंट प्राइस की बात की जाए तो फिलहाल कंपनी की करंट प्राइस 21 रुपए के करीब चल रही है। तो फिलहाल कंपनी की एफपीओ प्राइस कंपनी की करंट प्राइस के हिसाब से 45% के डिस्काउंट पर है। यस बैंक के इस एफपीओ में आप मिनिमम 1000 शेयर्स की बिडिंग कर सकते हो, यानी अगर आपको यस बैंक के एफपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास मिनिमम 12 से 13,000 रुपए की अमाउंट होनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि अगर कंपनी की शेयर प्राइस 21 रुपए के करीब चल रही है और कंपनी एफपीओ में अपनी प्राइस 12 से 13 रुपए रख रही है, तो कंपनी एफपीओ में इतनी कम प्राइस पर अपने शेयर्स क्यों बेच रही है? तो इसका जवाब है अर्जेंट नीड ऑफ मनी। कंपनी को पैसों की बहुत अर्जेंट नीड है। अब ऐसा क्यों, तो इसे भी डिटेल में समझते हैं। पहले तक यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर यस बैंक के सीईओ थे। फिर अचानक आरबीआई ने यस बैंक से कहा कि 31 जनवरी 2019 के बाद राणा कपूर यस बैंक के सीईओ नहीं हो सकते। अब आरबीआई ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे भी स्टोरी है। साल 2016-17 से बैंक्स के एनपीएज दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिन्हें बैड डेट भी कहते हैं, वो बढ़ने लगे। उसके बाद आरबीआई ने एक असाइनमेंट लेना स्टार्ट किया। वो हर एक बैंक से उनके एनपीए के नंबर्स लेने लगे ताकि उन्हें ये पता चले कि किस बैंक पर कितना एनपीए का बोझ है। जब वो यस बैंक के एनपीए चेक कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि यस बैंक के एनपीए नंबर्स में कुछ गोलमाल है। डिटेल में चेक करने के बाद पता चला कि यस बैंक ने अपने एनपीए नंबर्स मैनिपुलेट किए थे, यानी झूठे नंबर बताए थे। इतना ही नहीं, यस बैंक के प्रमोटर्स के खिलाफ प्लेस शेयर्स का भी मामला चल रहा था। कई बार कंपनी के प्रमोटर्स अपने कुछ शेयर्स बैंक के पास गिरवी रखकर उसके बदले में लोन लेते हैं। तो इस तरह लोन लेने के लिए प्रमोटर्स जो शेयर बैंक के पास गिरवी रखते हैं उन्हें प्लेस शेयर्स कहते हैं। जब किसी कंपनी के प्रमोटर्स अपना ज्यादातर स्टेक बैंक के पास गिरवी रखकर उसके बदले में लोन लेते हैं तो वो एक अच्छा सिग्नल नहीं माना जाता, और इसलिए अपने प्लेस शेयर्स को छुपाने के लिए राणा कपूर ने कुछ कंपनीज फॉर्म की और उनके जरिए डिबेंचर्स इशू करके उन्होंने अपने शेयर्स के बदले में कैपिटल रेज किया। और ये चीज उन्होंने कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में साथ ही स्टॉक एक्सचेंजेस को बताना जरूरी नहीं समझा। तो राणा कपूर की इन सारी हरकतों के बाद आरबीआई ने उन्हें 31 जनवरी 2019 से पहले अपना सीईओ पद छोड़ने के लिए कहा। उसके बाद मिस्टर रवनीत गिल यस बैंक के सीईओ बने। जब मिस्टर रवनीत गिल यस बैंक के सीईओ बने तब कंपनी की शेयर प्राइस लगभग 240 रुपए के करीब चल रही थी। कंपनी के उस टाइम जो एनपीएस है वो अराउंड 2% के करीब चल रहे थे। एक्चुअली साल 2017-18 तक यस बैंक के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे थे, उसका प्रॉफिट भी अच्छे से चल रहा था और बैंक की ग्रोथ भी अच्छी हो रही थी। लेकिन फिर 2018-19 से कंपनी के नंबर्स बिगड़ने लगे और राणा कपूर के रिजाइन के बाद जो नंबर आने लगे वो तो और भी हॉरिबल थे। इस बीच राणा कपूर का फ्रॉड सामने आया, जिसमें यह पता चला कि राणा कपूर ने जो 30,000 करोड़ के लोन दिए थे उसमें से 20,000 करोड़ का लोन एनपीए में चला गया है, यानी बैड डेट हो गया है। जब इस बात की डिटेल इंक्वायरी की गई तो पता चला कि यस बैंक ने कई सारा लोन अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, एसएल ग्रुप, कॉफी डे एंटरप्राइजेस और डीएचएफएल को दिया है, और जो लोन उन्होंने डीएचएफएल को दिया था वो बहुत ही ज्यादा डाउटफुल रहा। राणा कपूर पर यह आरोप है कि उन्होंने डीएचएफएल के 3700 करोड़ के डिबेंचर्स खरीद लिए थे। साथ ही डीएचएफएल की एक कंपनी को 750 करोड़ का लोन अप्रूव किया था, जिसके बदले में उन्होंने डीएचएफएल ग्रुप के चीफ कपिल वाधवान से कहा था कि वो डीएचएफएल के जरिए 600 करोड़ का लोन उनकी ही फैमिली कंपनी को अप्रूव करे। जिसके बाद डीएचएफएल ने राणा कपूर की फैमिली कंपनी डूइट अर्बन वेंचर्स को 600 करोड़ का लोन दिया था, और वो भी तब जब डूइट अर्बन वेंचर्स ने कुछ एडिक्वेट कोलैटरल प्रोवाइड नहीं किए थे। इस तरह के ज्यादातर लोन देने की वजह से बैंक के एनपीए लगातार बढ़ते रहे। साल 2018 के स्टार्ट में बैंक का एनपीए 0.5% था, जो वहां से आगे बहुत तेजी से बढ़ने लगा और बढ़कर दिसंबर 2018 तक वो 1.18% हुआ। जून 2019 तक वो 2.91% तक चला गया, और अभी रिसेंटली मार्च 2020 तक वो 5.03% पर चला गया, जो कि बहुत ज्यादा है। इस तरह के लोन देने की वजह से यस बैंक के लॉसेस भी तेजी से बढ़ने लगे। मार्च 2019 में कंपनी को 1508 करोड़ का लॉस हुआ,
साल 2019-20 की पहली क्वार्टर में कंपनी को 96 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन सेकंड क्वार्टर से अगेन कंपनी लॉस में चली गई और कंपनी के लॉसेस बढ़ते चले गए। दिसंबर 2019 में कंपनी को 18,564 करोड़ का लॉस हुआ और अभी रिसेंटली मार्च 2020 में कंपनी को 2,665 करोड़ का प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन वो एक्सेप्शनल आइटम की वजह से है। अगर उस एक्सेप्शनल आइटम को हटाया जाए तो कंपनी को मार्च 2020 में भी लॉस ही हुआ है और वो 3,668 करोड़ का लॉस है। तो जैसे मिस्टर रवनीत गिल ने यस बैंक का चार्ज अपने हाथ में लिया, तब से ये सारे नंबर्स बाहर निकलने लगे, जिससे यस बैंक को हैंडल करना उनके लिए डिफिकल्ट होता चला गया। मिस्टर रवनीत गिल ने डॉइच बैंक के साथ करीब 30 साल काम किया था और डॉइच बैंक के साथ उनका करियर काफी सक्सेसफुल रहा, जिसके चलते लोगों को उनसे उम्मीद थी कि वो अपनी एक्सपर्टीज की मदद से यस बैंक को जरूर टर्न अराउंड करेंगे और यस बैंक को जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको भी वो जरूर फुलफिल करेंगे। लेकिन जल्दी बैंक की कंडीशन खराब होती चली गई। हालत इतनी खराब हुई कि यस बैंक को बहुत अर्जेंट पैसों की जरूरत थी। ऐसे में यस बैंक ने और मिस्टर रवनीत गिल ने इन्वेस्टर्स को ढूंढना शुरू किया। उनको $2 बिलियन यानी करीब 15,000 करोड़ की बहुत अर्जेंट जरूरत थी। उसके लिए उन्होंने कुछ इन्वेस्टर्स भी ढूंढे, लेकिन वो डील्स पूरी नहीं हो पाई। तो बढ़ते हुए लॉसेस, बढ़ते हुए एनपीए, इससे कंपनी का कैपिटल रिजर्व तेजी से कम होता चला गया और उस टाइम भी कैपिटल रेज ना करने की वजह से कंपनी पर इमरजेंसी जैसी कंडीशन आ गई और फाइनली आरबीआई को इंटरफेयर करना पड़ा। यस बैंक की खराब हालत को देखते हुए आरबीआई ने यस बैंक के डिपॉजिटर्स पर विड्रॉल लिमिट डाल दी। मार्च 2020 में विड्रॉल लिमिट डाली गई, जिसमें आरबीआई ने यस बैंक के डिपॉजिटर्स को कहा कि वो एक महीने में 50,000 से ज्यादा अमाउंट बैंक से नहीं निकाल सकते, जिसके बाद मार्केट में काफी पैनिक क्रिएट हुआ। साथ ही कंपनी का ब्रांड नेम भी काफी खराब हुआ, क्योंकि उससे पहले पीएमसी बैंक में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वहां पर भी लोग पैसा नहीं निकाल पा रहे थे और जिनको फंड की अर्जेंट जरूरत थी उन्हें काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जल्दी आरबीआई ने ये विड्रॉल लिमिट हटा दी और उसके बाद उन्होंने यस बैंक के बोर्ड को डिसमिस किया और एसबीआई और एलआईसी को यस बैंक में स्टेक खरीदने के लिए कहा। तो यस बैंक के अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक, इन्होंने भी यस बैंक में इन्वेस्ट किया। इस तरह इन सभी ने मिलकर यस बैंक में 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की और यस बैंक को डूबने से बचा लिया। तो यहाँ पर एसबीआई ने यस बैंक में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया। उन्होंने 6,050 करोड़ रुपए यस बैंक में इन्वेस्ट किए और उसके बदले में उन्हें यस बैंक का 48.21% स्टेक मिला। आईसीआईसीआई बैंक ने 1,000 करोड़ इन्वेस्ट किए, उसके बदले में उन्हें यस बैंक का 7.97% स्टेक मिला। इस तरह ये सारी बैंक्स यस बैंक की मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन गई। लेकिन ये जो 10,000 करोड़ का कैपिटल यस बैंक में डाला गया वो यस बैंक के लिए सफिशिएंट नहीं था और इसीलिए ये एफपीओ लाया गया और इस एफपीओ में भी अगेन एसबीआई 1760 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है। प्लीज बता दे तो यस बैंक बाकी सोर्सेज से पैसा रेज करने के लिए काफी स्ट्रगल कर रही है और इसीलिए उन्होंने एफपीओ का रास्ता चुना। अब यस बैंक के लिए सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि यस बैंक का ये खराब टाइम कब खत्म होगा। जब राणा कपूर ने अपना सीईओ पद छोड़ा तब लोगों को लगा कि खराब टाइम खत्म हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर अक्टूबर नवंबर में जब उन्होंने अपना पूरा स्टेक बेच डाला तब लोगों को लगा कि शायद अब खराब टाइम खत्म हुआ, लेकिन फिर भी खराब टाइम चलता ही रहा। फाइनली आरबीआई ने इंटरफियर करके बैंक्स को यस बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए कहा और बचाने के लिए कहा, लेकिन फिर भी यस बैंक का ये खराब टाइम खत्म नहीं हुआ है। कंपनी की बहुत ही हाई एनपीएस अभी भी जारी है और उसी में कोरोना वायरस सिचुएशन आने की वजह से कंपनी के प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। कंपनी के साथ एक और बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कंपनी पर बहुत ज्यादा डेट है। फिलहाल कंपनी पर करीब 1,13,000 करोड़ का डेट यानी कर्ज है, जिस पर सालाना कंपनी लगभग 4,000 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रही है। तो जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल होकर अपना डेट चुकाना है, साथ ही अपना बिजनेस भी तेजी से बढ़ाना है। तो उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम उनके रास्ते में है और वो है ब्रांड नेम। जब आरबीआई ने यस बैंक पर विड्रॉल लिमिट लगाई थी तब यस बैंक का नाम काफी खराब हुआ। लोग पैसे नहीं निकाल पा रहे थे, इसलिए लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई और कुछ नंबर्स हम बताते हैं, इससे आपको क्लियर आइडिया आ जाएगी कि उस वजह से कंपनी के बिजनेस पर और कंपनी की इमेज पर कितना असर हुआ है। मार्च 2019 में लोगों ने और कंपनीज ने यस बैंक में 2,27,610 करोड़ के डिपॉजिट्स रखे थे, लेकिन फिलहाल वो डिपॉजिट्स आधे से भी कम होकर 1,02,000 करोड़ पर आ गए हैं और कंपनी के जो डिपॉजिट्स है वो लगातार तेजी से कम होते जा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या लोग फिर से अपना हार्ड अर्न्ड मनी यस बैंक में रखने की हिम्मत करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ऐसे में अगर बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिटर्स को अपनी तरफ खींचना है तो बैंक के पास एक अच्छा खासा कम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए और बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में कोई बेटर कम्पिटिटिव एडवांटेज यस बैंक के पास नहीं दिख रहा है। और जैसे कि हम सभी को पता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में ब्रांड नेम बहुत मैटर करता है, क्योंकि आखिर मामला पैसों का होता है। लोन लेते वक्त तो लोग किसी भी बैंक से पैसा लेना पसंद करेंगे, लेकिन जब किसी को पैसा डिपॉजिट करना है तो जरूर ट्रस्ट फैक्टर के बारे में एक बार सोचेगा कि वो बैंक ट्रस्टवर्दी है या नहीं। और करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से जो पैसा आता है उस पर बहुत कम इंटरेस्ट बैंक को देना होता है। करंट अकाउंट पे तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, वहीं सेविंग अकाउंट पर बैंक को बहुत कम इंटरेस्ट पे करना होता है, जिसकी वजह से बैंक के लिए करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से आया हुआ पैसा फंड का एक चीप सोर्स होता है। इसलिए बैंक्स चाहती है कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से आए।
क्योंकि उस पर उन्हें बहुत कम इंटरेस्ट पे करना होता है। तो अगर आप फिलहाल कंपनी का कासा रेशो देखोगे तो वो बहुत तेजी से गिरता जा रहा है। कंपनी का कासा रेशो फिलहाल गिरकर 26.6% पर आ गया है। कासा रेशो में बताता है कि कंपनी के पास जितना भी डिपॉजिट है उसमें से कितना पैसा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से आया है। तो कंपनी के पास फिलहाल जितना भी डिपॉजिट है उसमें से 26.6% पैसा करंट अकाउंट्स और सेविंग अकाउंट से आया है। तो ऐसे में कंपनी के मैनेजमेंट के सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यस बैंक को टर्न अराउंड करने की। मार्च 2020 में जब आरबीआई ने यस बैंक के पुराने बोर्ड को डिसमिस करके नए बोर्ड का चयन किया है, तब से यस बैंक का मैनेजमेंट पूरी तरह से बदल गया है। फिलहाल प्रशांत कुमार यस बैंक के सीईओ है। साल 1983 में उन्होंने एसबीआई में पीओ के पद से शुरुआत की थी और तेजी से आगे बढ़कर वो एसबीआई के सीएफओ दैट इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने। तो अब यस बैंक का फ्यूचर इस चीज पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि मिस्टर प्रशांत कुमार किस तरह यस बैंक को ट्रांसफॉर्म करते हैं और वो यस बैंक को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे भी या नहीं। इसके लिए आपको यस बैंक के आने वाले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट्स देखने होंगे। पर अगेन आपको बता रहे हैं कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा बड़े हैं। बैंक के एनपी के नंबर बहुत खराब चल रहे हैं, प्रॉफिट कंपनी से बहुत दूर है और ऐसे में बहुत बड़ा लोन और उसके इंटरेस्ट का बर्डन भी कंपनी पर है। साथ ही खराब हुई ब्रांड इमेज और कोरोना वायरस की सिचुएशन इन्होंने यस बैंक की प्रॉब्लम्स और भी बढ़ा दी है। यस बैंक की करंट कंडीशन को देखकर यस बैंक के मैनेजमेंट को भी पता था कि अगर एफपीओ की प्राइस ज्यादा रखी जाए तो इन्वेस्टर से इस एफपीओ को अच्छा रिस्पांस नहीं मिल सकता, इसलिए इस एफपीओ की प्राइस बहुत कम रखी गई है। तो फिलहाल यस बैंक की सिचुएशन कंप्लीटली अनसर्टन है, इसलिए आप सोच समझ कर ही अपनी डिसीजन ले। जरूर ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ ही कोरा पर फिनोवेशंस ने दिए हुए आंसर्स पढ़ने के लिए आप हमें कोरा पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। जल्दी हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी लेकर आ रहे हैं, सो स्टे ट्यून्ड। आज का ये वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।